चलिए बड़ी खबर अब दिल्ली से आ रही है, जहां साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में गैंग वार में एक शख्स की मौत हो गई। बताया यह भी गया कि अफगान मूल का नादिर शाह जिम से जैसे ही निकला उस पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से, बड़ी खबर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी ने हत्या की जिम्मेदारी ली। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात, अफगान मूल के शख्स को गोली लग रही है और जिससे उसकी मौत हो गई है। ये आपको हम रोहित गोदारा जो कि पूरा नोट और जिसमें जिम्मेदारी ली गई थी वो भी दिखा रहे हैं, कितनी गोलियां लगी थी वो भी आपको दिखा रहे हैं और उस शख्स की इसमें मौत भी हो गई। लगभग 11:15 बजे की घटना है। ये ई ब्लॉक जीके का एरिया पड़ता है। यहाँ पर एक कॉल आती है लगभग 11:15 के आसपास की कुछ गोलियाँ चली हैं और जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि नादिर अहमद नाम का एक आदमी है, इसको कुछ गोलियाँ लगी हैं, उसको मैक्स हॉस्पिटल ले आया गया है। यहाँ से ये जिम चलाता है पार्टनरशिप में। तो इनके साथ आज किसी ने इन पर फायरिंग कर लिया। 7 से 8 राउंड गोलियाँ चली हैं कम से कम। इसके बाद रंजिश का भी कोई आइडिया, इनके जो जिम पार्टनर है उन लोगों को किसी को आइडिया नहीं है, तफ्तीश कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद खबर पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, बड़ी खबर है क्योंकि ताबड़तोड़ जिस तरह गोलियां बरसाई गई, क्या मकसद था, क्यों बरसाई गई और क्या रिलेशन बताया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से ये मामला जो है कल रात में देखने को मिला था, जिस तरह से ग्रेटर कैलाश की अगर बात करें तो ग्रेटर कैलाश साउथ दिल्ली का बेहद पॉश इलाका माना जाता है और जिस तरह से नादिर शाह जो है जब जिस तरह से इस पे फायरिंग की गई और इसकी हत्या की गई, तो इस मामले में अभी तक जो है गैंगवार की जो एक संभावना है वो जताई जा रही है। पैसे का लेन देन से जुड़ा जो मामला है वो समझा जा रहा है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर साउथ दिल्ली पुलिस के द्वारा 5 टीम का गठन किया गया है और साउथ दिल्ली पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। इस मामले पर यह पता कर लिया जाएगा कि इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया है, किसने अंजाम दिया है। तो इन तमाम मामलों पर जो जिस तरह का टीम का गठन किया गया है, इस टीम के द्वारा आज इस मामले पर काफी जो एक इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से पीड़ित के बारे में बताया गया, जिसकी नादिर शाह के बारे में बताया गया, ये जिम चलाता है और जिम चलाने के दौरान इसकी जो पार्टनरशिप है और किन लोगों के साथ में पैसे का लेन देन था, क्या किसी उगाही के लिए कोई कॉल आया था या नहीं आया था, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है। तो फिलहाल अभी पुलिस जो है कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं बता रही है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है और इससे नादिर शाह से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनके जो जानकार हैं, उनसे इस मामले पे विस्तार से पूछताछ भी की जा रही है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। और जिस तरह गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली है, क्या इस गैंग का पहले से कोई इनसे नाता रहा है या कोई रिपोर्ट इस तरह से पुलिस में कभी पहुंची हो? देखिए, इस मामले में जिस तरह से गैंगस्टर्स कनेक्शन जिस तरह से निकल के आया है और पैसे की उगाही और धमकी देने का जो मामला था, तो क्या इस मामले में जो नादिर शाह है इस मामले में कोई लिखित तौर पे जानकारी पुलिस को दिया था या नहीं दिया था, ये भी देखना लाजमी होगा। हालांकि अभी तक पुलिस के द्वारा कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया कि इस मामले की जानकारी पहले लिखित तौर पे दी गई थी या नहीं। और हालांकि जिस तरह से गैंगस्टर कनेक्शन निकल के आया है, तो गैंगस्टर्स का आपस में किस तरह से कनेक्शन रहा है, क्या उगाही के लिए इस गोली मारी गई है या आपसी दुश्मनी को निकालने के लिए गोलीबारी के मामले को अंजाम दिया गया है, ये भी अब इन्वेस्टिगेशन का मसला है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिस तरह से नाम सामने आया है और उसे गुर्गों के द्वारा जिस तरह से धमकी देना और जिस तरह से इस बात को स्वीकार किया गया है, तो निश्चित तौर पे ये मामला अब इन्वेस्टिगेशन का है और इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और अब बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की, क्योंकि बीती रात भेड़िए ने फिर किया है हमला। बड़ी खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां भेड़िए ने 45 साल की मुकीमुन नाम की महिला पर हमला किया है। घर के बरामदे में ये महिला सो रही थी। सोते वक्त भेड़िए ने हमला किया। महिला के चिल्लाने के बाद भेड़िया वहां से भाग गया। महसी में आदमखोर भेड़िए की दहशत लगातार कायम है। घायल महिला सीएचसी महसी में उसका इलाज चल रहा है। हरदी थाना क्षेत्र के सम्मनपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। यही वो महिला है जो बीती रात अपने घर में सो रही थी और अचानक से भेड़िए ने उसको अपना शिकार बनाने की कोशिश की। महिला ने चिल्लाया, लोगों की भीड़ आई तो भेड़िया वहां से भाग निकला।
हालांकि तुरंत इसको सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीती रात एक बार फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिला। बहसी इलाके में लगातार भेड़िए के आतंक से लोगों के दिल में डर समा गया। हालांकि लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कल ऐसे भरसक उम्मीद थी, जिस तरह से कैमरे में जो छठा भेड़िया है वो नजर आया था और वहां पर पुलिस की गश्त, वन विभाग की टीम वहां पर थी। ऐसा लग रहा था मानो, क्योंकि जो दूसरी तस्वीर है, हम उसी दूसरी तस्वीर के बारे में बता रहे हैं। कल ऐसा मानो लग रहा था कि जो गन्ने के खेत अगल बगल हैं वहां पे भेड़िया छुप सकता है, क्योंकि वहीं के आसपास कहीं पंजे के निशान पाए गए थे। लेकिन नहीं, पिंजड़े में कैद नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक महिला को शिकार जरूर बना लिया भेड़िया ने। हम बच्चे लेके गोद में लेटे थे और लेट नहीं रहे, मोबाइल आदमी जलाया था। बस हमको जैसे आवा तैसे नटे दाबा, तैसे हम चिल्ला के रोने लगे। तब सब कोई दौड़े, तब वो भेड़िया माँ जुन्हरी में पिल गए। पीछे मकई लगी है। भेड़िया ही था? भेड़िया थे जी। कुत्ता उत्ता तो नहीं था? नहीं जी, कुत्ता उत्ता नहीं, भेड़िया ही। और वन स्टेट वन इलेक्शन अब प्रदेश में सियासत का प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। निकाय चुनाव पर अब वार पलटवार का खेल शुरू हो गया है और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। वन स्टेट वन इलेक्शन पर तकरार, खिंच गया खाका, नोटिफिकेशन का इंतजार। वन नेशन वन इलेक्शन हो, हमारी सरकार ने बजट में घोषणा भी करी है और हमारी मंशा भी है कि हम लोग वन स्टेट वन इलेक्शन करें। निकाय चुनाव, विपक्ष का पलटवार, पंगु बनाना चाह रही सरकार। चुनाव और एक स्टेट करें, हमें आपत्ति नहीं, बट वो कर नहीं पाएंगे तो प्रशासक लगा करके आप 1.5 साल पंगु करना चाहते हो। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के वन स्टेट वन इलेक्शन के ऐलान के बाद प्रदेश में अब सियासी पारा हाई हो गया है। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने झाबर सिंह खर्रा के बयान का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके लिए प्रदेश में पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। देखिए, निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। हमारी सरकार ने बजट में घोषणा भी करी है और हमारी मंशा भी है कि हम लोग वन स्टेट वन इलेक्शन करें। इसके लिए आने वाले समय में सरकार के स्तर पर इस पर बातचीत भी चल रही है, मंथन चल रहा है, कैसे नगर निकाय के, पंचायत राज के और सहकारिता के सारे चुनाव जो एक साथ कराए जाए और लोकसभा विधानसभा के चुनाव जो दिल्ली के लेवल से तय होते हैं तो वो चुनाव आयोग और सरकार मिलकर तय करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि राजस्थान में नगर निकाय, पंचायत राज, सहकारिता के चुनाव एक साथ हो। इसके लिए सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है। जल्दी ही इसके बारे में नोटिफिकेशन भी होगा और आप लोगों को बता भी दिया जाएगा। इधर सियासी गलियारों में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष प्रदेश की सरकार पर हमलावर है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रशासक लगाकर पंगु बनाना चाहती है और निकायों में जन प्रतिनिधियों को घर बैठाना चाहती है। यही नहीं, उन्होंने सरकार को पर्ची वाली सरकार बता दी। समझता हूँ कि इसको लिंगर ऑन करके कहीं न कहीं अटका करके 12 महीने 1.5 साल पे प्रशासक लगा करके नगर पालिका, नगर परिषदें, नगर निगम और पंचायत राज के तमाम संस्थाओं के ऊपर ये एक तरीके से कब्जा करना चाहते हैं और उसको सरकार के इशारे से चलाना चाहते हैं। उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। एक चुनाव और एक स्टेट करें, हमें आपत्ति नहीं, बट वो कर नहीं पाएंगे तो प्रशासक लगा करके आप 1.5 साल पंगु करना चाहते हो, जनप्रतिनिधियों को घर बैठाना चाहते हो, ये कतई मैं समझता हूँ कि कोई स्वीकार नहीं करेगा, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने वन स्टेट वन इलेक्शन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि निकाय स्तर पर काम चल रहा है और संभव है कि राज्य सरकार 2025 में एक साथ चुनाव करवाए। तब कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा था कि ये सरकार की जनता के साथ बेईमानी है। जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा
और वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही आपकी जो जिज्ञासा है, एक जब वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है तो एक शहर एक निकाय भी होगा। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस में वन स्टेट वन इलेक्शन पर तलवार खींच गई है। देखना यह होगा कि जनता इस पर कितना समर्थन दिखाती है और वन स्टेट वन इलेक्शन पर तकरार आखिर कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध के बाद अब मंडी में भी प्रदर्शन होगा। आज मंडी के जेल रोड बनी मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है और इस प्रदर्शन को लेकर मंडी शहर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दिया गया है। इधर मंडी जिला कलेक्टर अपूर्व देवगन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मस्जिद मामले पर उन्होंने कहा कि नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। मंडी शहर में धारा 163 लगाई गई है। उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो मामला ध्यानार्थ एमसी मंडी के आया है, जिसमें उनके टीसीपी एक्ट के तहत जो वो अपनी ही ज़मीन पे जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है वो टीसीपी एक्ट के कंप्लायंस के बारे में है, जिसकी सुनवाई और जिसकी जांच कमिश्नर एमसी द्वारा की जा रही है और समयबद्ध तरीके से की जा रही है। और अब बात कोलकाता केस की, क्योंकि इसको लेकर जूनियर डॉक्टर और ममता सरकार के बीच चल रही तकरार नाटकीय मोड़ पर पहुंच गई है। जी हां, गुरुवार को जूनियर डॉक्टर फिर बैठक के लिए नहीं पहुंचे। ममता सरकार ने जूनियर डॉक्टर को नाबोन्नो में उन्हें बैठक के लिए बुलाया था और इसके बाद ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक के लिए उनका कई घंटों तक इंतजार किया, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं पहुंचे। इसके बाद ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें मेरी कुर्सी चाहिए तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि आम आदमी के साथ नाइंसाफी हो। वो चाहती हैं कि गरीबों और आम लोगों को इलाज मिले। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इलाज नहीं मिलने की वजह से बंगाल में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन वो काम पर नहीं लौटे। सुप्रीम कोर्ट ने काम पर नहीं लौटने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया था। बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर डॉक्टर बैठक के लिए राजी हैं, लेकिन कुछ लोगों को बाहर से निर्देश मिल रहा है कि वो समझौता नहीं करें। আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। और इधर सरकार के साथ बैठक के लिए जूनियर डॉक्टर्स ने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग ये थी कि बैठक में सरकार ने जो 10 से 15 प्रतिनिधियों को बैठक में आने की अनुमति दी थी, उसकी जगह 30 प्रतिनिधियों को बैठक में आने की अनुमति दी जाए, जिसे सरकार ने मान लिया। दूसरी मांग ये थी कि बैठक में ममता बनर्जी मौजूद रहें, जिसे ममता सरकार ने मान लिया। जूनियर डॉक्टर्स ये चाहते थे कि बैठक का सीधा प्रसारण हो, जिसे मानने से सरकार ने इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने तर्क दिया कि अभी इस मामले में जांच जारी है और इसे लेकर जो भी चर्चा हो उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा कि हमने बैठक की रिकॉर्डिंग की पूरी व्यवस्था की है। बाकायदा बैठक की रिकॉर्डिंग के लिए 3 वीडियो कैमरे भी लगाए गए हैं। और उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। साथ ही ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बहिष्कार करेंगे और इसके लिए वो सीएम ममता के साथ कोई भी सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री को लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ममता सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। In solidarity with the Bengal society, I resolve that I will socially boycott the Chief Minister. I will socially boycott the Chief Minister. Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the Chief Minister. उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और आज सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाएगी। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और इससे पहले 5 सितंबर को अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
केजरीवाल और सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और आज इस पर फैसला होगा कि सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। उधर आगरा में ताजमहल या तेजो महालय विवाद के मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। एएसआई के पुरातत्व विंग आरके पटेल को याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है और पिछली सुनवाई में कोर्ट से प्रतिवादी को वाद की नकल पत्र ना मिलने का हवाला देते हुए समय मांगा गया था। तेजो महालय पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर कोर्ट में 23 जुलाई को याचिका दायर की गई थी। और कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद जबरदस्त बवाल हुआ। भीड़ इस कदर आक्रोशित हो गई कि हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कल तक 52 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। क्या कुछ मामला है, देखिए ये रिपोर्ट। मांड्या की सड़कों पर संग्राम। गणेश विसर्जन के दौरान बवाल। पत्थरबाजी के बाद आक्रोशित हुई भीड़। कहीं आग चली, कहीं तोड़फोड़। कर्नाटक के मांड्या में अचानक आक्रोश की आग धधक उठी। गणेश विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद भीड़ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुस्साए भीड़ ने कपड़ों की दुकानों को आग के हवाले कर दिया। दोपहिया वाहनों को तोड़ फोड़ दिया गया। आक्रोशित भीड़ के सामने जो पड़ा उसे ध्वस्त कर दिया गया। भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि उसे काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन को हल्के बल प्रयोग का सहारा लेना पड़ा और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन कराया जा सका। और अब बात बारिश की, क्योंकि मध्य प्रदेश में बारिश से हालात बेकाबू हो चुके हैं। ग्वालियर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना पहुंची। डबरा के नौन नदी के किनारे सेना ने नुनहारी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के सीनियर अधिकारी और उनकी पूरी टीम मौजूद रही। सेना के 70 से 80 जवान रेस्क्यू में जुटे। 10 से ज्यादा ग्रामीणों को सेना ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। तो ग्वालियर में किस तरह आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद वहां पर स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तमाम लोगों को बाहर निकाला गया। 10 से ज्यादा ग्रामीणों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है।